अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स तकरीबन 11 न्यूमेरिकल हैं। हम इंशाल्लाह सारे के सारे करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की या और किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को अच्छे से विजिट करें। आपको उसके होम टैब पर ही सारी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। नहीं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पे भी अपना कोई भी टॉपिक लिख कर साथ में चैनल का नाम लिख कर सर्च करेंगे तो तब भी आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। मैंने हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जो सा न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो ये है आपके सामने आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ 1 मिनट। कि एक तार है आपके पास और उसमें से 3 मिली एम्पेयर का करंट गुजरा है। कितनी देर के लिए गुजरा? 1 मिनट के लिए गुजरा। आगे लिखा व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। आप बताएं उस तार में से कितना चार्ज गुजरा है। तो पहले जो दिया हुआ है मैं वो लिख लेता हूँ। एक तो उसने मुझे दिया हुआ है करंट, ठीक है, करंट है मेरे पास 3 मिली एम्पेयर। और उसने मुझे दिया हुआ था टाइम, टाइम था मेरे पास 1 मिनट का, 1 मिनट, ठीक है। और मैंने फाइंड क्या करना था, वो कहता है व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। आप बताएं उस तार में से कितना चार्ज गुजरा। तो चार्ज को क्यू से लिखते हैं, वो हमने करना है मालूम, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने गिवन डाटा को देख लेते हैं क्या वो बिल्कुल ठीक है। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है मिली एम्पेयर, तो मुझे ये मिली खत्म करना पड़ेगा। तो मिली खत्म करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर मिली की वैल्यू यहाँ पर। तो 9 क्लास में आपने ये मिली की वैल्यू प्रीफिक्सेस वाले टेबल में याद की थी कि मिली बराबर होता है 10 की ताकत -3 के। आगे मेरा एम्पेयर एज इट इज। फिर नीचे भी टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यहाँ पे मिनट है तो इसको सेकंड में बदलते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये मेरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। करंट भी लिख लिया, टाइम भी लिखता है। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो जैसा कि आपने करंट वाले टॉपिक में ये पढ़ा हुआ है, करंट किसके इक्वल होता है? करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्यू ओवर टी के इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास करंट की भी वैल्यू है, ये देखें, और टाइम की भी वैल्यू है। तो दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं और मेरे पास ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं पुट। करंट है मेरे पास 3 × 10⁻³ तो करंट की जगह आ गया मेरा 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू क्यू एज इट इज। टाइम था मेरे पास 60 सेकेंड, तो टाइम की जगह आ गया 60। अब 60 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 10⁻³ एज इट इज, और इसके साथ 60 आगे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। यहाँ पे रह गया मेरा क्यू। अब ये 3 और 60 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 60 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आ जाएगा। 180 मल्टीप्लाई ये 10⁻³ एज इट इज, ये आ गया मेरे पास मेरा क्यू। अब क्यू क्या था? चार्ज था। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। ले जी, ये हमारे पास चार्ज भी आ गया जो हमने फाइंड करना था। काफ़ी सिंपल था, छोटा सा। तो कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है, और कमेंट में मुझे बताना भी है कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ तक हो गया मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल। मूव करते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये है हमारे सामने हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है एट 1,00,000 ओहम हाउ मच करंट फ्लो थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। कि अगर आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को छूते हैं और आपके जिस्म की रेजिस्टेंस कितनी है? 1,00,000 है, तो बताएं आपके जिस्म में से करंट कितना गुजरेगा। डायग्राम की मदद से देखें कि अगर ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की, और कोई आदमी आता है, वो उसको टच कर देता है बैटरी को, ठीक है, एक हाथ इधर लगा लिया उसने, एक अपना हाथ इधर लगा लिया, तो 12 वोल्ट की बैटरी को उसने टच किया। तो अब आपने ये बताना है इसमें से करंट कितना गुजरेगा, ये अब आपने बताना है। तो मैं अपने डाटा को साथ साथ लिखता हूँ कि उस आदमी की जो रेजिस्टेंस है उसे मैं कह देता हूँ R1। वो कितनी है? 1,00,000 ओहम। 1,00,000 ओहम उसकी रेजिस्टेंस है,
और उसने कितने वोल्ट की बैटरी को छेड़ा है? 12 वोल्ट की बैटरी को छेड़ा है। 12 वोल्ट की बैटरी को हाथ लगाए हैं। मैंने ये बताना है कि उसमें से करंट कितना गुजरेगा। तो ये जो करंट है उसे मैं कह देता हूँ I1। कितना करंट गुजरेगा वो मैंने I1 कह दिया। अब वो आगे लिखता है, नेक्स्ट वो कहता है इफ़ योर स्किन इज़ वेट, कि अब आपकी स्किन को हम क्या कर देते हैं? गीला कर देते हैं। सो डैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम, कि अगर आपके जिस्म को गीला कर दिया जाए तो आपकी रेजिस्टेंस सिर्फ कितनी रह जाती है? 1000 ओम रह जाती है। वो कहता है इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो डैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम, हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बॉडी, कि अगर उसी बॉडी को, उसी आदमी की बॉडी को अब हम कर देते हैं गीला, तो गीला करने के बाद इसकी अब रेजिस्टेंस कितनी हो गया? सिर्फ 1000 हो गया। तो बताएं अब कितना करंट गुजरेगा? पहले रेजिस्टेंस 1 लाख थी तो उसमें भी हमने करंट मालूम करना है कितना गुजरेगा। अब उसकी रेजिस्टेंस सिर्फ कितनी हो गई है? 1000 हो गई है। तो बताएं अब कितना गुजरेगा? ठीक है, तो अब वाली जो रेजिस्टेंस है उसे मैं R2 कह देता हूँ और वो मेरी है 1000 ओहम। और मैंने बताना है कि अब उसमें से कितना करंट गुजरेगा। अब वाले करंट को मैं कह देता हूँ I2। ठीक है, आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले मैं अपना ये करंट फाइंड करूँगा कि जब वो उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 1 लाख थी। इसके लिए करंट फाइंड करूँगा मैं। तो ए वाले पार्ट नाम दे देते हैं इसको। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला है हमारे पास, V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, तो अभी मैंने किसके लिए ये सारा काम करना है? करंट किसके लिए फाइंड करना है? जब ये बॉडी की रेजिस्टेंस कितनी है? 1 लाख है। तो इसे मैंने 1 कहा हुआ है, R1, तो मैं R1 कह देता हूँ। और उस बॉडी में से जो करंट गुजरेगा उससे मैंने क्या कहा हुआ है? I1, तो इसे I1 कह देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ करते हैं पुट। V मेरे पास 12 था तो V की जगह 12 आ जाएगा। V की जगह आ गया 12 इज़ इक्वल टू I1। करंट तो मैंने मालूम करना है ना, ये देखें तो करंट मेरा वैसे ही I1। R1 कितना था? रेजिस्टेंस उसके अंदर थी 1 लाख, तो रेजिस्टेंस आ गई मेरी 1 लाख। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इधर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो 12 के नीचे 1 लाख हो गया डिवाइड। ये मेरा आ गया करंट I1। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.00012 इज इक्वल टू I1। ठीक है, अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। वो कैसे लिखते हैं कि पॉइंट को उठा के फर्स्ट वैल्यू के पीछे और जितनी वैल्यू छोड़ेंगे हम उतनी 10 की क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी छोड़ी हमने? 1 2 3 4, तो 10 की पावर आएगी 4। देखिए ये 4 होगा माइनस का क्योंकि हम इस साइड से आ रहे हैं, इज इक्वल टू I1। तो ये मेरा करंट आ गया जब वो बॉडी खुश्क थी। ठीक है, अब इसका यूनिट भी आपने लिखना है साथ। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो साथ में आएगा इसका यूनिट एम्पेयर। ये मेरा आ गया करंट। ठीक है, तो अब हम करंट फाइंड करेंगे जब वो बॉडी गीली होगी और उसकी रेजिस्टेंस होगी कम। तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। इसको पार्ट बी कह देते हैं। V इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, अब ये सेकंड वाला मेरा केस है तो इसके लिए मैं I2 और R2 कह देता हूँ। वोल्टेज मेरे पास 12 ही थे, करंट मैंने अब करना है मालूम, और रेजिस्टेंस R2 मेरी कितनी है अब? 1000। गीला होने के बाद उसकी रेजिस्टेंस कम होगी ना 1000, तो R2 हो गया मेरा 1000। अब ये सारी इधर डिवाइड हो रही है इधर आके, बल्कि ये सारी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी? डिवाइड। तो 12 के नीचे 1000 आ गया इज इक्वल टू I2। इनको डिवाइड करें तो डिवाइड करके आएगा 0.012। ठीक है, अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, पॉइंट को उठा के फर्स्ट वैल्यू के पीछे। तो फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिखना, तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी वैल्यू छोड़ी? 1 2, तो 10 की पावर
-2, साथ में करंट का यूनिट वो होता है एम्पेयर, और ये मेरे पास आ गया सेकंड करंट, कि जब बॉडी गीली होगी उस वक्त उसमें से इतना करंट गुजरेगा, और जब वो खुश्क होगी तो इतना करंट गुजरेगा। ठीक है, देखिए खुश्क वाली में से करंट कम गुजर रहा है, ज़्यादा पावर आई ना माइनस में, तो वो ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इसमें करंट ज़्यादा गुजर रहा है, तो ज़ाहिर है कि वो जब खुश्क होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट क्या गुजरेगा, कम गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ये सेकंड मेरिकल भी हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ पूछना हो आपने तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, और अगर आपको समझ आए तो भी कमेंट करके बता दें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। मूव करते हैं अपने थर्ड मेरिकल की तरफ। आपके सामने थर्ड मेरिकल एस में लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मिलियन ओहम, कि एक कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टेंस है 10 मिलियन ओहम, या मेगा ओहम भी पढ़ते हैं इसे। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, कि अगर उस कंडक्टर की साइडों पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाए, 100 वोल्टेज। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर, कि आप बताएं कि उसमें से कितना करंट गुजरेगा, और वो करंट आपने किस में बताना है, मिली एम्पेयर में बताना है। तो पहले डाटा देख लेते हैं। एक तो उसने मुझे क्या दिया हुआ है, ये 10 मिलियन ओहम, ये है मेरी रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ये। 10 मेगा या मिलियन दो एक ही बात है। ठीक है, 10 मेगा ओहम, ये आगे मेरी रेजिस्टेंस। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 100 का, तो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास 100 वोल्ट। तो बस यही है, ये मेरा गिवन डाटा आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेगा है, तो मेगा ख़त्म करूँगा मैं, मेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट करके, और मेगा किसके बराबर होता है, 10 की ताकत 6 के, तो 10 × 10 की पावर 6 आ गया मेगा की जगह। आगे ओहम इसका यूनिट है तो वो वैसे ही रहेगा जी। और वोल्टेज भी मैंने लिख लिए। अब लिखते हैं हमने जो फाइंड करना है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो फाइंड में आ जाएगा मेरा करंट, करंट हमने करना है मालूम। आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका सिंपल सा, देखें आप गिवन डाटा देख के आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है करंट के लिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है V = IR, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस भी है मेरे पास, वोल्टेज भी है, करंट मैंने मालूम करना और वो यहाँ से आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज मेरे पास था 100, तो वोल्टेज की जगह आ गया 100, करंट ऐसे ही रहेगा। और रेजिस्टेंस मेरे पास ये थी, ये लिख देते हैं 10 × 10 की पावर 6। अब बस आपने इसको सोल्व करना है। ये सारी वैल्यू इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कर दें डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय 10 × 10 की पावर 6 = I। ये वैल्यू इधर आके होगी डिवाइड। अब आप देखें कि यहाँ पर सिंपल कटिंग कर लें आप, ये ज़ीरो है, जो एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ऊपर बच जाएगा 10, और नीचे क्या था, 10 की पावर 6 थी, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ऊपर आगे हो गया -6 = करंट आ गया। तो आप देखें यहाँ पे ये जो ये वाला 10 है, इसके ऊपर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। जिसके ऊपर कोई पावर ना लिखी हो उसकी पावर 1 होती है, और इसके ऊपर पावर क्या है, -6। तो जब नीचे वाला ऐसा सेम हो जाए ना, जैसे कि ये 10 है, ये भी 10 है, तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो 10 एक बार लिखूंगा मैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर -6, ये इकट्ठी कर ली हमने। इनको आप माइनस करें तो ये -5 आएगा, -5 करंट आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन मुझे करंट किस में मालूम करना था, मिली एम्पेयर में करना था। उसने कहा कि करंट किस में आना चाहिए, मिली एम्पेयर्स में आना चाहिए। तो मैं अब अपने करंट की वैल्यू को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करूँगा। तो मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ज़रा आप देखिएगा मैं इसे किस तरह लिखता हूँ। ये 10 की पावर -5 है, इसको मैं ज़रा तोड़ के लिख लूँ आधा आधा करके। 10 की पावर -2 अलग लिख लेता हूँ, और 10 की पावर -3 अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी पावर को दो अलग अलग हिस्सों में लिख लिया। अब आप देखें ये 10 की पावर -3 जो है,
ये किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अब मिली लिख दूंगा। इस सारे की जगह क्या मैंने लिख दिया, मिली लिख दिया। आप नीचे कर लें, ये मेरा 10 की पावर -2 एज इट इज़। इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, मेरा मिली आ जाएगा, इज इक्वल टू करंट। ठीक है, और साथ में आप रेफरेंस भी देंगे, आप रेफरेंस देंगे कि जो मिली होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की ताकत -3 के, इसलिए मैंने इसकी जगह मिली लिखा। अब ये जो -2 है 10 की पावर -2, आप इसको सिंपल में लिख लें, ये अभी पावर में है। अगर पावर इसकी हम ख़त्म करके सादा वैल्यू में लिखें तो वो कुछ यूँ होगा कि 10 की पावर, देखिए -2 है ना, 10 की पावर -2 है। इसका मतलब है कि पॉइंट मेरा कहाँ पे, अभी यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट को मैंने 2 वैल्यूज़ आगे लेके जाना है, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक वो और वैल्यू नहीं ना लिखी हुई, तो उसकी जगह हम डाल देंगे 0। तो पॉइंट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो मेरे पास टोटल वैल्यू बनेगी 0.01। ठीक है, फिर से देखें, ये जो 10 की पावर -2 है ना, आप इसको अगर सिंपल लिखें तो वो ये 0.01 बनेगा। क्लियर है, 0.01 बनेगा। कैसे बनेगा, देखें, अगर आप इस वाली वैल्यू को देखो, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो वो इसी तरह की बनेगी। इस पॉइंट को उठाया, 2 वैल्यूज पीछे किया, तो 10 की पावर -2 आएगा। ये भी क्या लिखा हुआ, 10 की पावर -2, तो इसलिए ये इसके इक्वल है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये जो 10 की पावर -2 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0.01, आगे वाला मेरा मिली एज इट इज़ इक्वल टू करंट। करंट का यूनिट भी लिखेंगे साथ, करंट का यूनिट है एम्पेयर, तो साथ में आ जाएगा एम्पेयर। नहीं जी, ये मेरा करंट मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो चुका। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी, क्योंकि आपने ये जो है पावर्स में और पावर से सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना 9th क्लास में ये सारा किया हुआ है आपने। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अगर आपको कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम अपना मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। मूव करते हैं 4 की तरफ। आपके सामने 4th न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है जी, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर। कि कोई कंडक्टर है और उसके इर्द गिर्द आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, 10 वोल्ट का किया है। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट, और उसमें से कितना करंट गुजरा है, 1.5 एम्पेयर का करंट गुजरा उसमें से। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, कि 2 मिनट्स के अंदर कितनी एनर्जी हमें उस करंट से मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसको डायग्राम की मदद से देखें तो फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास आपका कंडक्टर है और इसमें से गुज़रता है करंट। कितना करंट गुजरता है, 1.5 एम्पेयर का, और इसके इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप अप्लाई कर देते हो 10 वोल्ट। ठीक है, ऐसे 10 वोल्ट की किसी बैटरी के साथ हमने जोड़ा हुआ है, इर्द गिर्द इतना इसका पोटेंशियल है। और ये करंट कितनी देर के लिए गुजरता है, ये करंट गुजरता है मेरा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए ये गुजरता है। तो बताएं जी मुझे, जब ये करंट गुजरेगा 2 मिनट तक, तो इसमें से एनर्जी कितनी मिलेगी, ये मैंने बताना है उसको। तो पहले डाटा लिख लेते हैं, बाद में फाइंड करेंगे एनर्जी कितनी हमें मिलेगी। तो सबसे पहले उसने मुझे 10 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज दिए हुए हैं, तो वोल्टेज आ गए 10 वोल्ट। उसके बाद उसने मुझे ये 1.5 एम्पेयर करंट दिया हुआ है, तो करंट आ गया मेरा 1.5 एम्पेयर। और उसने मुझे टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, तो टाइम आ गए मेरे 2 मिनट। अब ये टाइम मिनट में है तो सेकंड में बदलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120 सेकंड होंगे। ठीक है, सिंपल है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड मैंने करना है कि मुझे यहाँ से कितनी एनर्जी मिलेगी। वो जो एनर्जी मिलेगी ना मुझे, उसका मतलब है कि जो करंट ने है वर्क कितना किया है। बेसिकली मैंने क्या मालूम करना है कि करंट को यहाँ से वहाँ जाने में कितना काम करना पड़ा। ये जो वर्क होता है ना, वही हमारी एनर्जी होती है। जितना वो वर्क करेगी उतनी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो मैं लिखूँगा फाइंड में मुझे क्या मालूम करना है, बेसिकली मुझे वर्क मालूम करना है कि उस करंट ने वर्क कितना किया। तो फिर वही कह रहा हूँ, वर्क का मतलब यही है कि
एनर्जी कितनी हमें मिलेगी, जितना वो वर्क करेगा करंट उतनी मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो सेम चीज़ है। तो आते हैं आप अपने सॉल्यूशन की तरफ। मैंने मालूम करना है वर्क को। वर्क का जो फॉर्मूला ना, एनर्जी का कह लें या वर्क का कह लें, वो हमारे पास है कि W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फार्मूला आपने अपने जॉल वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, जॉल के कानून में यही फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, कितनी हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये वो फार्मूला जहाँ से हम एनर्जी निकालते हैं कि करंट के गुजरने से कितनी एनर्जी मिलेगी, इस फार्मूले से हमें मिलती है वो। अच्छा देखते हैं जी, अब इस फार्मूले में जो जो चीज़ें हैं क्या हमारे पास हैं। करंट है हमारे पास, हाँ जी करंट है हमारे पास। रेजिस्टेंस है हमारे पास, नहीं नहीं रेजिस्टेंस नहीं दी हुई उसने, तो रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है। टाइम है मेरे पास, हाँ जी टाइम भी है। तो मेरे पास मतलब कि टाइम भी है, करंट भी है, बस क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं पहले अपनी ये वाली रेजिस्टेंस मालूम करूँगा। तो जब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करके अपना ये जो एनर्जी है वो मैं इजीली फाइंड कर पाऊँगा। ठीक है, तो अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं अपना रेजिस्टेंस, कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी इस वायर की। और वो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं अपना फॉर्मूला यूज़ करूँगा V इज इक्वल टू आई आर वाला। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो V बराबर है आई आर। यहाँ से देखिए आई आ सकता है, आर आ सकता है मेरे पास। V कितना था मेरे पास, V था मेरे पास 10 वोल्ट, तो वोल्टेज आ गया मेरे पास 10। करंट मेरे पास था 1.5, तो करंट आ गया 1.5। रेजिस्टेंस एज इट इज़। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, 10 के नीचे आके होगी डिवाइड, इधर बच गई रेजिस्टेंस। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 6.667 ओहम। ये आ गई मेरी रेजिस्टेंस, उस वाई की रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास। अब मैं अपना ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो W बराबर है आई कितना था हमारे पास, आई था मेरा 1.5, तो आई की जगह आ गया 1.5। ऊपर स्केयर है तो इधर भी आएगा स्केयर। रेजिस्टेंस मेरे पास थी 6.667, तो 6.667 रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी। टाइम कितना था, टाइम था 2 मिनट, मतलब कि 120 सेकेंड, तो टाइम की जगह आया 120। इसको ज़रा इधर कर लेते हैं, टाइम की जगह आ गया 120। नेक्स्ट आप यूँ करें कि आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, 1.5 का स्केयर लेना है, इसका स्केयर लेना, जो भी आंसर आएगा आपने उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर जो आंसर आएगा आपने उसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है। इस तरीके से आप तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1800। ये आंसर आ जाएगा। अब वर्क का यूनिट क्या होता है या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, एक ही बात है, वर्क का भी यूनिट जूल है और एनर्जी का भी यूनिट जूल ही है। ले जी, ये वो इतनी अमाउंट की मुझे एनर्जी मिलेगी जब उस कंडक्टर में से क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। सिंपल था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी था। तो यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं 4। मूव करते हैं अपने 5 न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके सामने आपका 5वां न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है टू रेजिस्टेंस ऑफ 2K ओहम एंड 8K ओहम, के दो रेजिस्टेंस है आपके पास और दोनों कितनी है, एक आपके पास 2000 ओहम की और दूसरी आपके पास 8000 ओहम की है। ये जो के है, के का मतलब 1000 ही होता है ना। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस मेरे पास 2000 ओहम की और दूसरी 8000 ओहम की है। आर जॉइंट इन सीरीज, और आपने इन दोनों को किस में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कम्बिनेशन, कि इस कम्बिनेशन के साइडों पर आप कितनी बैटरी लगा दो, 10 वोल्ट की बैटरी लगाओ। फाइंड दी फ्लोइंग क्वांटिटीज़, तो आपने ये जो नीचे वाली क्वांटिटीज़ है ना, इनको मालूम करना है। तो पहले तो मैं पूरी स्टेटमेंट की डायग्राम बना लेता हूँ। उसने कहा था कि सीरीज़ कम्बिनेशन है, ठीक है सीरीज़ है ना, तो मैं दो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। एक मेरे पास ये है मेरी रेजिस्टेंस, और एक मैं कह देता हूँ ये है मेरी रेजिस्टेंस। ये मेरी 2K ओहम की है और ये मेरी 8K ओहम की रेजिस्टेंस है। अब हमने इनको जोड़ना है सीरीज़ तरीके में, तो सीरीज़ तरीके से जोड़ देते हैं इनको हम।
और अब हम लगाएंगे यहाँ पे बैटरी अपनी, ठीक है। ले जी, ये हमने अपनी बैटरी भी लगा ली। तो बैटरी का एक प्लस टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो ये है मेरा सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन वो होता है जिसमें करंट को गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता मिले। आप देख सकते हैं कि करंट अब यहाँ से जाएगा तो इन रेजिस्टेंस में से होता हुआ वापस भी एक ही रास्ते से आ रहा है और उसके पास और कोई रास्ता है नहीं है वापस आने का। तो इसलिए ये मेरा कौन सा कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन है। उसने कहा था कि बैटरी मेरे पास कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, उसने लिखा हुआ था। तो बैटरी मेरी कितनी होगी, 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो अब जो जो उसने मुझे दिया हुआ है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। एक तो मुझे उसने रेजिस्टेंस दी हुई थी, तो पहली रेजिस्टेंस को R1 कह देता हूँ मैं, वो था 2K ओम। दूसरी मेरी रेजिस्टेंस है उसे मैं कह देता हूँ R2 और वो है मेरी 10K ओम, 8K ओम, ठीक है। और तीसरी चीज़ उसने मुझे दी हुई थी बैटरी के वोल्टेज, और बैटरी के वोल्टेज है मेरे पास 10 वोल्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने मालूम क्या क्या करना है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट में लिखा हुआ है ए पार्ट में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन, ये सीरीज कम्बिनेशन की इक्वल रेजिस्टेंस निकालनी है आपने। तो एक मैंने चीज़ मालूम करनी है इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, इस कम्बिनेशन की। बी में वो कहता है करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, कि हर रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर रहा है वो आपने मालूम करना है। पहली रेजिस्टेंस का भी करंट मालूम करना है, ठीक है, इसका भी मैंने करंट मालूम करना है और इसका भी मैंने करंट मालूम करना है। तो लिख लेते हैं जी, पहली रेजिस्टेंस का करंट भी मैंने मालूम करना है और दूसरी का भी करंट हमने करना है मालूम। उसके बाद वो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, कि हर एक रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपने मालूम करना है। तो मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और सेकंड का भी चाहिए। ठीक हो गया, जो जो उसने कहा था वो सारा हमने डाटा लिख लिया। अब एक एक करके सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, तो मैं लिखता हूं ऊपर एज इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्वल रेजिस्टेंस होती है वो कुछ इस तरह निकाली जाती है कि हम अपनी तमाम रेजिस्टेंस को जमा कर लेते हैं R1 प्लस R2। यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस दी हुई है, मुझे सिर्फ दो ही हैं, तो मैं दोनों को क्या करूँगा जमा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। R1 हमें पता है कितना है, R1 है मेरा 2K और R2 मेरा कितना है 8K, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। R1 की जगह आ जाएगा मेरा 2K और R2 की जगह मेरे पास आ जाएगा 8K, ठीक है। तो ये जो K है ना, K का मतलब होता है किलो, ये आपने लाजमी लिखना साथ में। ऐसा नहीं करना कि आप सिंपल 2 लिख लें और यहाँ पर सिंपल 8 लिख लें, ये गलत है। क्योंकि K क्या होता है, किलो, किलो का मतलब होता है 1000 या फिर 10 की ताकत 3। तो ये 2 की वैल्यू का हिस्सा है। ये जो है ना ओहम, ये तो यूनिट है, रेजिस्टेंस का ओहम क्या है, यूनिट है। लेकिन ये जो 2K है, K यूनिट नहीं है, K क्या है, एक वैल्यू है। K किसके बराबर होता है, 10 की ताकत 3 के, या फिर आप इसको 1000 भी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये एक बाकायदा वैल्यू है, चाहे आप K लिख लो। अगर K नहीं लिखना तो फिर आपको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिखना पड़ेगी, या 10 की ताकत 3 या 1000। तो मैं अभी वैल्यू नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि K ही लिखूँ, तो मैं सिंपल K ही लिखा रहने देता हूँ। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने K को लिखना साथ में, ये मत कीजिएगा कि K छोड़ दिया कि शायद ये कोई यूनिट है और आप इसको ना लिखें, ऐसा नहीं करना। के इस ये पूरी एक वैल्यू है, 2K पूरी एक वैल्यू है, तो आपने पूरी वैल्यू लिखनी है 2K। इसी तरह नीचे भी 8K क्या है, पूरी वैल्यू है, तो 8K ही लिखूंगा मैं। तो वही मैंने लिख लिया दोनों तरफ। अब इनको ऐड कर लें, 2 और 8 क्या होते हैं, 10 होते हैं। 10K हो गया मेरे पास, 10K रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मेरी इक्वल रेजिस्टेंस कितनी आई, 10K ओम।
नहीं जी, यही मैंने फाइंड करनी थी, ये हमने कर ली, एक चीज़ तो आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये आ गई मेरी इक्वल रेजिस्टेंस, तो एक चीज़ तो आ गई। नेक्स्ट मैंने मालूम करना है करंट हर एक रेजिस्टेंस का। तो करते हैं जी करंट फाइंड। जैसा कि हमें पता है कि ये कम्बिनेशन कौन सा था, सीरीज़ कम्बिनेशन था। तो फिर मैं लिखूंगा नीचे कि सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज़ कम्बिनेशन, सीरीज़ कम्बिनेशन में जो हमारे पास होता है ना करंट, वो सेम रहता है। मतलब कि जितना पहले का करंट है उतना ही दूसरे का रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास पहली रेजिस्टेंस का करंट बराबर होगा दूसरी के करंट के, और ये सारा बराबर हो जाएगा टोटल करंट आई के। ठीक है, तो मैं अब ये टोटल करंट मालूम करूँगा आई, तो ये पता चल जाएगा। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि पहली में से कितना करंट गुजरा है और दूसरी रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजरा है। ठीक है, तो अभी हम मालूम करते हैं अपना टोटल करंट आई। तो आइए अब देखें कैसे मालूम करेंगे हम। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मैं अपना ये करंट मालूम करूँगा। लेकिन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये मैं लिखूँगा इक्वल रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने करंट मालूम करना है इस पूरे सर्किट में से कितना गुजरा है, पूरे सर्किट में से। ठीक है, तो फिर मैं इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ही लिखूंगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या निकाल लिया, यही है हमारी टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले में यही लिखूंगा ताकि मेरे पास पूरे सर्किट का करंट आ जाए इक्वली। वैल्यूज करते हैं अब पुट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेरे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया। करंट मैंने मालूम करना है, और इक्वल रेजिस्टेंस वो कितनी थी मेरे पास, अभी अभी निकाली हमने 10 के। देखिए 10 के ये है पूरी वैल्यू, तो मैं यही लिखूंगा। रेजिस्टेंस है मेरे पास 10 के। नेक्स्ट आप देखेंगे ये सारी की सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी डिवाइड। या फिर आप डिवाइड करने से पहले एक काम यूँ कर लो कि के की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो, मल्टीप्लाई। के होता है किलो, और किलो क्या होता है 10 की ताकत 3। अब आप इस सारी वैल्यू के इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर आके क्या कर लो डिवाइड कर लो। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू करंट। करंट आ गया। और नेक्स्ट आप देखिए कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये दोनों हो गए कैंसिल। सिर्फ क्या रहेगा 10 की ताकत 3 रहेगा मेरे पास। अब ये 10 की ताकत 3 क्या है, बटे के नीचे है, मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 10 की ताकत -3 हो जाएगा मेरे पास ऊपर जाकर। ये आ गया मेरे पास करंट। अब 10 की ताकत -3 किसके बराबर होती है, मिली के बराबर होती है, प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा है। तो ये मेरे पास कितनी बार है 10 की ताकत -3, एक बार ही है ना। तो ये मेरे पास हो गया 1 मिली। 1 मिली का मेरे पास क्या आ गया करंट। अब करंट का यूनिट भी होता है, वो यूनिट है एम्पेयर, तो साथ में यूनिट भी लिखूंगा। 1 मिली एम्पेयर मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया। ये मेरे पास आया टोटल करंट पूरे में से। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कि जितना टोटल करंट होगा उतना ही दूसरी रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और उतना ही पहली में से गुजरेगा। तो मैं फिर लिख सकता हूँ कि मेरा जो पहली वाली रेजिस्टेंस है उसमें से भी 1 मिली एम्पेयर करंट गुजरा है, और जो मेरी दूसरी रेजिस्टेंस है उसमें से भी 1 मिली एम्पेयर करंट ही गुजरा है। ठीक है, तो ये मैंने अपना करंट भी मालूम कर लिया हर एक रेजिस्टेंस के अंदर वाला। क्लियर हो गया। तो करंट तो आ गए हमारे पास दोनों, और इक्वल रेजिस्टेंस भी आ गई थी। बस ये दो चीज़ें रह गई हैं कि हर एक के गेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये भी अब कर लेते हैं फाइंड हम। तो ये फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू आई आर वाला। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये अभी हमने करंट किस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके गिर्द मालूम करना है, पहली वाली रेजिस्टेंस के गिर्द करना है ना, फर्स्ट वाली। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले के अंदर भी लिख देता हूँ V1 I1 R1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू I1 कितना था, ये हमने निकाला हुआ I1 1 मिली एम्पेयर। तो I1 की जगह आ गया मेरा 1 मिली, और R1 कितना था मेरा, R1 देख लेते हैं जी, R1 था 2K। तो R1 की जगह आ गया मेरा 2K।
ठीक है। अब आप यूं करें कि इनकी वैल्यूज़ भी लिख दें। 1 मल्टीप्लाई मिली क्या होता है 10 की ताकत -3, और फिर आगे 2 के क्या होता है हमारे पास, के होता है 10 की ताकत +3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज लिख ली। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब पावर्स वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो ना, और नीचे वाले हिस्सा सेम हो, जैसे कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये सेम है, तो पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, इकट्ठा। -3 और +3 इकट्ठा हो गया, और ये -3 +3 क्या हो जाएगा, 0, और 10 की ताकत 0 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस सारे हिस्से में मेरे पास बच जाना है 1। तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाए ना 1। कोई भी वैल्यू ना उसकी पावर 0 आ जाए, वो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1 नहीं आता है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया मेरे पास, वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया, 2 वोल्ट। V2 मेरे पास आ गया 2 वोल्टेज। ठीक है, तो नहीं, ये V1 था। फर्स्ट वाली ये रेजिस्टेंस के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस था मेरा, वो है V1। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी रेजिस्टेंस के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी मालूम कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू I2 एंड R2। वैल्यूज पुट करते हैं, V2 इज इक्वल टू I2 कितना था, I2 भी देखें 1 मिली एम्पेयर है, तो I2 की जगह भी आ गया 1 मिली। और R2 कितना था देखते हैं, R2 था मेरे पास 8K, तो वहाँ पे 8K आ गया, 8K आ गया। देन अगेन V2 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दे यहाँ पर भी 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई 10 मिली क्या होता है 10 की पावर -3, फिर 8 एज इट इज मल्टीप्लाई, किलो क्या होता है 10 की ताकत +3 होता है, तो किलो की जगह ये वैल्यू लिख दी हमने किलो की। फिर V2 इज इक्वल टू 1 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 8 तो 8 ही आ जाएगा। फिर 10 की पावर्स क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो -3 और +3 हो गया। तो -3 +3 0 हो जाएगा, और 10 की ताकत 0 क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है। तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 ही आ जाएगा। तो दूसरी रेजिस्टेंस के गिर्द जो मेरे पास वोल्टेज है वो कितना है, 8 वोल्ट है। ठीक है, तो दूसरी रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी आ गया हमारे पास। दोनों वोल्टेज फाइंड कर लिए हमने, और दोनों करंट भी हमने फाइंड कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ये सारा न्यूमेरिकल हमने कैसे किया। तो कहीं पे कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा 5वां है, इनके इसके बाद मूव करते हैं अपने 6th न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके सामने है 6 वाला न्यूमेरिकल, लिखा हुआ है 2 रेजिस्टेंस ऑफ 6K ओहम एंड 12K ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, के दो रेजिस्टेंस है और आपने उन दोनों को क्या किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है। A 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड, और आपने उसको कितनी वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा है, 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया है। आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज, के इन सब की वैल्यूज फाइंड करें। तो पहले तो मैं डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। तो दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, दोनों को ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी, एक मेरी रेजिस्टेंस होगी मेरी ये वाली, ठीक है, और दूसरी मेरी रेजिस्टेंस आ गई ये वाली। एक रेजिस्टेंस मेरी 6K ओहम की है, 6K ओहम, और दूसरी मेरी 12K ओहम की है। अब इनको करते हैं कनेक्ट। तो चूंकि ये पैरेलल तरीका है, तो पैरेलल तरीके में हम हर एक को अलग अलग कनेक्ट करते हैं। यहाँ से भी अलग और यहाँ से भी एक अलग कनेक्शन आएगा। सिमिलरली इधर भी ये अलग आ गया कनेक्शन, और ये कनेक्शन अलग आ गया। अब इनको जोड़ देंगे हम बैटरी के साथ। ये आ गई हमारे पास हमारी बैटरी, ठीक है।
ये बैटरी आ गई। अब बैटरी कितने वोल्ट की थी, 6 वोल्ट की थी, तो ये 6 वोल्ट की आ गई बैटरी। तो ये है मेरा पैरेलल कम्बिनेशन। और जो जो उसने मुझे दिया हुआ है मैं वो अपना गिवन डाटा लिख लेता हूँ। नंबर 1 उसने मुझे दिया था, मेरी एक रेजिस्टेंस दी हुई है, उसे मैं कह देता हूँ R1, और वो थी मेरे पास 6K ओहम की। और दूसरी रेजिस्टेंस है मेरे पास 12K ओहम की, तो मैं लिखता हूँ जी 12K ओहम। और थर्ड पे उसने मुझे बैटरी का वोल्टेज दिया है, वो है मेरे पास 6 वोल्ट। ठीक है, गिवन डाटा ये था, लिख लिया। अब फाइंड क्या क्या करना है वो देखते हैं। नंबर 1 ए में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन। आपने इस पूरे कम्बिनेशन की क्या निकालनी है, इक्वल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इक्वल रेजिस्टेंस मैंने करनी है मालूम। नेक्स्ट वो कहता है करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजरा है वो भी मैंने मालूम करना है। तो पहली रेजिस्टेंस के करंट को मैं I1 कह देता हूँ, और दूसरी रेजिस्टेंस के करंट को मैं I2 कह देता हूँ। ये मैंने करने हैं मालूम। आगे वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ दी फ्लोइंग रेजिस्टेंस, के हर एक रेजिस्टेंस के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपने मालूम करना है। तो मैंने पहले वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, और दूसरी रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो मैंने अपना डाटा लिख लिया सारा, जो जो मैंने मालूम करना है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो फर्स्टली मैं अपनी ये इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा। तो कम्बिनेशन कौन सा मेरे पास, पैरेलल है। तो पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का है कि 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1। ठीक है, प्लस 1/R2। जितनी भी रेजिस्टेंस होती है आप उनको बटे में लिखते हैं। और जो हमारे पास इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सीरीज़ कम्बिनेशन था, सीरीज़ कम्बिनेशन में हम बटे में नहीं लिखते, सिंपल सिंपल वैल्यूज लिखते हैं। क्लियर है। तो ये तरीक़ेकार है पैरेलल कम्बिनेशन में। तो मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ एज इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, उसके अंदर ये लगता है हमारा तरीक़ेकार। तो इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये तो भी वैसे ही रहेगा। वैल्यूज कर देते हैं पुट। 1/R1 कितना था मेरा, R1 था मेरा 6K। तो R1 की जगह लिखूँगा 6K प्लस R2 मेरे पास कितना था 12K। तो R2 की जगह 12K आ गया। अब इनका आपने लेना है एलसीएम, बटे में है तो ओबीएस है कि एलसीएम लेके ही अब सोल्व होगा। तो एलसीएम क्या आएगा इनका, देखें। इनका एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, बटे वाली वैल्यूज़ को आप लिख लो, एक 6 है और एक 12 है। ठीक है, के तो दोनों के अंदर है ना, तो के मैं नहीं लिख रहा। तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 3 6, ये 3 वैसे ही रहेगा, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। इन जो साइड पे आता है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका एलसीएम होता है। तो 2 2 4 और 4 3 12। तो 12 क्या आ गया मेरा, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस होगी हमारी एलसीएम निकालने की। 12 मेरा आ गया एलसीएम, और 12 के साथ दोनों के साथ के भी था ना, तो के भी आएगा एलसीएम में। ठीक है, जो चीज़ दोनों में मौजूद हो वही हमारा एलसीएम आता है। तो 12 चूँकि 6 में भी आ जाता है, 12 12 में भी आ जाता है, तो इसलिए 12 मेरा एलसीएम आ गया। और के क्या था, के दोनों में था, तो के भी मैं लिखूँगा। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है, देखें। के से तो के कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 12 आता है। 6 6 6 2 12, 2 तक पढ़ा ना। अब जो बच जाता है, जैसा कि यहाँ पे 2 बच गया था, जो बच जाता है उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 मेरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ज़रा ये नीट करके लिखते हैं हम। के से के कैंसिल, 6 का टेबल 2 तक पड़ा, 12 आया, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 ही आ गया। प्लस फिर के से के कैंसिल, 12 का टेबल कहाँ तक बनूँ, 12 आता है 1 तक ना, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 1 ही बच गया। तो 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 ही आ जाएगा मेरे पास।
ठीक है। यहाँ सिंपल आप यूं ही देख लें कि ये सेम सेम है, कैंसिल हो गए, ऊपर वाला क्या बच गया, 1 बच गया। मज़ीद आप देखें तो ये क्या हो रहे हैं, जमा हो रही हैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो मेरे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 12K। इस साइड पे था 1/, इक्वल रेजिस्टेंस। अब ये इक्वल रेजिस्टेंस बटे के नीचे है, तो मैं क्या कर देता हूँ, बटे उल्टा देता हूँ, फिर क्या बनेगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा कि इक्वल रेजिस्टेंस ऊपर आ गई और 1 आ गया नीचे। इसी तरह ही 12 के ऊपर आ गया और 3 क्या आ गया, नीचे आ गया। अब बटे के नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो मैं ये नहीं लिख रहा। इन दोनों को आप करें डिवाइड, तो इक्वल रेजिस्टेंस मेरी किसकी इक्वल आ जाएगी, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें, 3 का टेबल 3 एकम 3, 3 4 12, 4 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 4, ये किलो साथ में वैसे रहेगा, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, तो साथ में ओहम भी आएगा। ठीक है, लें जी, ये आई मेरी इक्वल रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो उनके रिप्लाई भी कर दूंगा आपको। तो यहाँ तक तो हमने एक चीज़ फाइंड कर ली, अपनी इक्वल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये आ गई हमारे पास। अब मैंने करंट मालूम करना है, पहली वाली में का भी और दूसरी वाली का भी। तो करंट मैं करता हूँ बाद में मालूम, पहले मैं ना अपने ये वोल्टेज मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि वोल्टेज मेरे लिए आसान है मालूम करना भी। तो जैसा कि ये मेरे पास क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इन पैरेलल कम्बिनेशन इन पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में जितना बैटरी का वोल्ट होता है ना, उतना ही हर एक के गिर्द वोल्टेज होता है। तो बैटरी का अगर 6 वोल्ट है तो इसके गिर्द भी 6 होगा, और इसके गिर्द भी क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि हर एक देखिए अलग अलग बैटरी के साथ जुड़ी हुई है। इसका एक अलग कनेक्शन आ रहा है, इसका एक अलग कनेक्शन आ रहा है, तो इसलिए हर एक के गिर्द वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि जितना पहली रेजिस्टेंस का वोल्टेज था वो बराबर होगा दूसरी रेजिस्टेंस के वोल्टेज के, और वो किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज के। और टोटल वोल्टेज कितना है, जितना बैटरी का है, 6 वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मेरा जो V1 है वो भी क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, और V2 भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। लें जी, वोल्टेज हमने आसानी से फाइंड कर लिए। तो वोल्टेज भी आ गए मेरे पास, सिर्फ क्या रह गए, अब करंट रह गया। तो अब करंट करते हैं फाइंड। करंट मालूम करने के लिए मैं अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, V = IR। तो अभी मैंने ये करंट मालूम करना है पहली वाली रेजिस्टेंस के अंदर, इसके अंदर करंट मालूम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, V1I1R1। वैल्यूज़ कर देते हैं पुट। V1 कितना था मेरे पास, 6 वोल्ट, तो V1 की जगह आ गया 6 = I1 तो हमने मालूम करना है ना करंट कितना है, तो वो वैसे ही रहेगा। R1 कितना था, R1 था हमारे पास 6K, तो R1 की जगह आ गया 6K। फिर नेक्स्ट स्टेप यूँ करें कि K की वैल्यू पुट कर लें, 6K की जगह आया 10⁻3। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, साइड पे आके क्या होगी, डिवाइड। तो 6 के नीचे ये सारी वैल्यू होगी डिवाइड, 6 × 10⁻3 = यहाँ पे रह गया मेरे पास I1। अब आप देख सकते हैं कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या रह गया, 10 की ताकत 3 रह गया, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ऊपर जाके हो गया -3, यहाँ पे आ गया मेरा करंट। अब 10 की ताकत -3 क्या होता है, हमारे पास मिली होता है, तो करंट मेरे पास कितना आ गया, 1 मिली हो गया। ठीक है, करंट का यूनिट भी साथ में लिखूंगा, यूनिट क्या है करंट का, एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर मेरे पास आ गया, मेरा करंट आ गया। ले जी, एक तो करंट हमने मालूम कर लिया पहली रेजिस्टेंस के अंदर। अब सेम इसी तरीके से दूसरी रेजिस्टेंस का भी करंट मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, V2 = I2 एंड R2। करते हैं वैल्यूज पुट। V2 भी मेरे पास देखें 6 है,
तो V2 की जगह आ जाएगा 6। I2 हमने मालूम करना है, करंट ही तो मालूम कर रहे हैं हम। R2 कितना था, R2 है मेरे पास 12K, तो यहाँ पे आ गया 12K, R2 की जगह आ गया 12K। अब नेक्स्ट आप इनकी वैल्यूज लिख दो K की, तो जैसा कि ये 12 मल्टीप्लाई K क्या होता है, 10 की ताकत 3 होता है। अब ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू I2। इनको आप देखें कि ये 6 और 12 आपस में कटेंगे, 6 1 6 और 6 2 12, और ये 10 की ताकत 3। वैसे ही अब 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 2 को आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आना है 0.5। ठीक है, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5, और ये जो 10 की ताकत 3 है ये बटे के ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये मेरे पास आ गया मेरा करंट I2। अब 10 की ताकत -3 मिली के बराबर है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मिली। तो 0.5 इस सारे की जगह आ जाएगा मिली। इतना आ गया मेरे पास मेरा करंट। करंट का यूनिट भी लिखूंगा, वो है एम्पेयर। तो 0.5 मिली एम्पेयर जितना मेरा करंट गुजरेगा सेकंड रेजिस्टेंस में से। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। करंट 1 भी आ गया, करंट 2 भी आ गया, सारा कुछ मालूम कर लिया है। अगर आपको कहीं पे इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट लाजमी करें। अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आप कमेंट में मुझे फिर भी बताएं कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ तक हमारे 6 न्यूमेरिकल हो गए। मूव करते हैं अपने 7 न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे सामने हमारा 7th न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। कि आप एक बल्ब लेके आए हैं और उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है आपने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मतलब उसका यह है कि जैसे कि ये आपके पास बल्ब है, बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग सा लगा होता है ना, उसे ही हम कहते हैं उसकी फिलामेंट। तो मैंने इस स्प्रिंग की क्या करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और उसने मुझे क्या दिया था कि इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितने वोल्ट का है, ये 220 वोल्ट का है। और इसकी जो ये जो वाट है ना, वाट का मतलब होता है पावर। मतलब कि इस बल्ब की जो पावर है वो मेरे पास कितनी है, 100 वाट इसकी पावर है। तो मैं यही अपना गिवन डाटा भी लिख लेता हूँ। एक तो मुझे उसने दिया हुआ वोल्टेज, वो है 220 वोल्ट, और दूसरी उसने मुझे दी हुई है पावर, वो है मेरे पास 100 वाट पावर आ गई। मैंने मालूम क्या करना है, रेजिस्टेंस करनी है। वो जो मालूम करना है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। मालूम मैंने करनी है इसकी रेजिस्टेंस। आगे लिखा हुआ है, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर डेली फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ। अगर ये बल्ब मेरा रोज़ाना कितनी देर चले, रोज़ाना चले 5 घंटे, रोज़ाना 5 घंटे चलता है, तो बताएं कि 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर वो कितनी एनर्जी खाएगा। और वो जो आपने एनर्जी मालूम करनी है वो किस में होनी चाहिए, किलोवाट आवर में एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अब मुझे ये 5 जो घंटे दिए हैं वो क्या हो गया, मेरा टाइम हो गया। तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, 5 आवर्स। और मैंने अब दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, मैंने एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, किलोवाट आवर में। और एनर्जी कितनी देर की यूज़ करनी है, 30 दिन की, मतलब पूरे महीने की एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैं लिख देता हूँ साइड पे, एनर्जी फॉर 1 मंथ। ठीक है, एनर्जी, बल्कि यूँ लिखते हैं हम तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, एनर्जी फॉर 1 मंथ। एक महीने की एनर्जी, उसे मैं कह देता हूँ ई, वो हमने करनी है मालूम। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो फर्स्टली मैं अपनी ये
रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा कि इस बल्ब की ये जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पावर वाले टॉपिक में ही। तो वो फॉर्मूला कुछ यूँ है कि पावर हमारी बराबर होती है वी स्केयर ओवर आर के, ठीक है, इसकी इक्वल होती है। अब यूँ करूँगा मैं कि मैंने करनी है रेजिस्टेंस मालूम, तो रेजिस्टेंस उस साइड पे ले जाता हूँ और पावर मेरी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिवाइड थी, इधर आके होगी मल्टीप्लाई। अब पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज कर दे पुट आप, तो आर इज इक्वल टू वोल्टेज कितना था मेरे पास 220 वोल्ट थे और पावर कितनी थी 100। तो वोल्टेज आ गया मेरे पास 220, इसका भी स्केयर आ गया, और पावर मेरे पास आ गई 100। 220 का अब हम लेते हैं स्केयर, 220 का स्केयर लिया तो मेरे पास आ गया 48400, मतलब 00 डिवाइडेड बाय 100। इनको आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 484 ओहम, ठीक है। लीजिए ये आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आए कि हमने तो पावर वाले टॉपिक में इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ। जो मैंने आपको ना वैसे ही पावर वाले टॉपिक की जो वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसको चाहे बुक पे साइड पे कहीं पे लिख लो, क्योंकि पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है कि साबित करें पावर किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, ये अक्सर पेपर में भी आता है। तो अभी भी मैं कर देता हूँ, आप लिख लें, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हमने एक तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना कि पावर किसके इक्वल है, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। हाँ जी, यहाँ पर आपके पास ये आई है ना, आई अब देखें आई किसके इक्वल होता है, आई हमारा, बल्कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वी किसके इक्वल है, वी इज इक्वल टू आई आर के। यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालो तो आर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वी के नीचे, तो आर हो गया डिवाइड, इधर आ गया मेरे पास आई। अब ये जो आई की वैल्यू आई है ना, इसी को मैं पुट करूँगा इसकी जगह, आई की जगह। तो पावर इज इक्वल टू आई की जगह आ गई ये वाली वैल्यू वी ओवर आर, ऊपर आई के था स्केयर तो यहाँ भी आएगा स्केयर, ये आ गया रेजिस्टेंस वैसे ही। तो आप देखें पावर इज इक्वल टू वी का स्केयर हो जाएगा वी स्केयर, और आर का भी स्केयर ओपन किया तो आर स्केयर हो गया, मल्टीप्लाई क्या आ गया, आर आ गया। अब आर के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो पावर मेरी क्या आ गई, वी स्केयर, नीचे क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है जो कि मैंने आपको बताई है, आप इसको लिख लो कहीं पे पेपर में, ये प्रूव आता है तो ये प्रूव मैंने आपके सामने कर दिया। पावर किसके इक्वल है, वी स्केयर ओवर आर के इक्वल है। वैसे आपको ये फॉर्मूला ज़बानी याद होना चाहिए, वो वही लिख के आपने ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के फिर आगे सोल्व करेंगे हम। ले जी, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया इसके अंदर ही, और एक न्यूमेरिकल भी हो चुका है। तो एक चीज़ हमने फाइंड किया अभी तक आर, अब हम फाइंड करेंगे कि पूरे महीने की जो एनर्जी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसका तरीक़ेकार भी आसान है, हमने ये इसी पावर के टॉपिक में ही आगे पढ़ा हुआ था कि एक महीने में हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम किया। उसका तरीक़ेकार कुछ यूँ होता है, एनर्जी, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी किस में आती है, किलो वाट आवर में आती है। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टाइम मल्टीप्लाई पावर डिवाइडेड बाय 1000। ये तरीक़ेकार है एनर्जी निकालने का। तो एनर्जी इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा था, कितनी देर चल रही है हमारी ये बल्ब, कितनी देर चल रहा है, 5 घंटे चल रहा है, तो 5 घंटे टाइम आ गया। पावर कितनी थी बल्ब की, वो 100 थी, 100 वाट वो पावर आ गई, और डिवाइडेड बाय 1000। तो E इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया 500 आ जाएगा, और 1000 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आएगा 0.5। 0.5 साथ में क्या लिखूँगा, किलो वाट आवर, ये किलो वाट में मेरी एनर्जी आई है इसकी। अच्छा, ये एनर्जी मेरी एक दिन की आई है, एक दिन की, ठीक है। अब मैंने निकालनी क्या थी, एक महीने की निकालनी थी या 30 दिन की निकालनी थी, तो वो मैं क्या करूँगा, इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं लिखूँगा फॉर 1 मंथ या फिर फॉर 30 डेज, फॉर 1 मंथ लिख लेते हैं, फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो कैसे आएगी,
हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.5 को 30 के साथ। तो जब ये 30 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 15 किलोवाट आवर एनर्जी। ये अब मेरी एनर्जी क्या है, पूरे महीने की एनर्जी है। ठीक है, लें जी, ये हमने एनर्जी भी निकाल ली कि पूरे महीने में कितनी लगनी है, और इस बल्ब की जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस है वो भी निकाल ली, और साथ में हमें ये भी पता चल गया कि इसके अंदर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पावर इसके इक्वल क्यों है, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो फिर भी अगर कुछ रहता हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ। अब भी हमारे हो गया 7 न्यूमेरिकल्स, मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। आपके सामने 8वां न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम इज लेबल्ड 150 वाट। के एक चमकता हुआ बल्ब है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये 95 ओहम की रेजिस्टेंस है उसकी, और 150 वाट उसकी पावर है। ठीक है, ये जो वाट होता है ये पावर का यूनिट है, तो ये मुझे उसने क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। वो कहता है इज दिस बल्ब डिजाइंड फॉर यूज इन 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट। के ये जो बल्ब है ये 120 वोल्ट के सर्किट के लिए बनाया गया है या 220 वोल्ट के सर्किट के लिए बनाया गया। ठीक है, लेट्स सपोज ये है वो आपके पास आपका बल्ब, और इस बल्ब के अंदर जो टंगस्टन है हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस कितनी है जी, उसकी है 95 ओहम। तो रेजिस्टेंस इसकी आ गई 95 ओहम, और इसकी जो पावर है, इस बल्ब की जो पावर है वो कितनी थी मेरे पास, 150 वाट, ये उसने खुद दिया हुआ है। मैंने एक्चुअली में बताना ये है कि ये जो बल्ब है ये कितने वोल्टेज पर काम करेगा, 120 वोल्ट पर काम करेगा या 220 वोल्ट पर काम करेगा, ये मैंने बताना है। तो मैंने एक्चुअली में मालूम क्या करना है, मैंने वोल्ट ही मालूम करने हैं। मैं वोल्टेज मालूम करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 120 पर काम करेगा या 220 पर काम करेगा। तो पहले अपना डाटा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे हम। एक उसने मुझे दी हुई है इसकी रेजिस्टेंस 150 वाट ओहम, नहीं रेजिस्टेंस है 95 ओहम, रेजिस्टेंस मुझे दी हुई है उसने 95 ओहम, और उसने मुझे पावर दी हुई है 150 वाट। ठीक है, मालूम ही नहीं करना है वोल्टेज। तो फाइंड में लिखेंगे जो फाइंड करना है हमने वो है वोल्टेज। आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है, जैसा कि हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला कि पावर किसके बराबर होती है, वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। देखिए मेरे पास पावर भी दी हुई है और आर भी दिया हुआ है, पावर 150 है और रेजिस्टेंस आर है। और इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये सारा फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखाया था, इसका प्रूफ भी दिखाया था। तो फिलहाल मैं वो दोबारा नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यूज पुट करूँगा। तो पावर की जगह आ जाएगा 150, तो पावर की जगह आ गया 150 इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर मेरे पास था 95, तो आर आ गया 95। अब ये डिवाइड है उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 150 मल्टीप्लाई 95 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आएगा 14250। तो अब स्केयर लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो मैं ले लेता हूँ स्केयर। स्केयर इसलिए ताकि ये जिसका स्केयर ख़त्म हो और मेरे पास की सिंपल वैल्यू आए वोल्टेज की, तो इसलिए मैं दोनों तरफ ले लेता हूँ अंडर रूट। ठीक है, स्केयर नहीं अंडर रूट लेना पड़ेगा स्केयर ख़त्म करने के लिए। तो मैंने ले लिया दोनों तरफ अपना अंडर रूट। इस वाली वैल्यू का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 119.37, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल भी, ये वोल्ट ये अंडर रूट स्केयर से ख़त्म, सिंपल क्या रहेगा वोल्ट रह गया। अब ये देखें ये वैल्यू मेरी तकरीबन कितनी है, 120 वोल्ट के करीब आ रही है ना। तो ये मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, तकरीबन 120 वोल्टेज। ले जी, तो मतलब मुझे पता चल गया कि अब ये जो बल्ब है मेरा वो कितने वोल्टेज पर काम करेगा, 120 वोल्ट पर काम करेगा। ठीक है, ये बल्ब 120 वोल्ट के लिए बना है, ना कि
220 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी, छोटा सा था, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 8 न्यूमेरिकल। इसके बाद मूव करते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारे सामने हमारा 9th वाला न्यूमेरिकल है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में ना ज़रूरी नहीं है कि ये सारे का सारा ही आए, उसमें से कुछ हिसाब ही पूछ सकता है। मतलब सिंपल ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, इन या फिर इनमें भी कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके वो पूछ सकता है आपसे, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से भी सुनना भी है, देखना भी है और अच्छे से लिखना भी है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि उसने हमें इस न्यूमेरिकल में क्या बताया हुआ है, क्या कहा हुआ है। वो कहता है अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, मतलब कि एक घर है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। पढ़ते हैं क्या क्या है। 10 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज 5 आवर डेली, के एक घर में 10 बल्ब हैं 60 वाट के और वो 5 घंटे रोज़ाना यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ वो बताता है 4 फैन, 4 पंखे हैं और 75 वाट के हैं और वो कितनी देर रोज़ाना यूज़ होते हैं, 10 आवर डेली यूज़ होते हैं। थर्ड में वो कहता है कि एक टीवी है 100 वाट का और वो भी कितनी देर यूज़ होता है, 5 घंटे। और चौथी चीज़ वो बता रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इस्त्री है आपके पास बिजली वाली और 1000 वाट की है, वो कितनी देर यूज़ होती है, 2 घंटे यूज़ होती है। तो चीज़ें बता दी उसने कितनी कितनी है, और ये भी बता दिया कि उनकी पावर कितनी है, और ये भी उसने बता दिया वो कितनी कितनी देर इस्तेमाल होती हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इन सब की एनर्जी मालूम करूँगा कि ये रोज़ाना कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं। पहला वाला कितनी एनर्जी यूज़ करता है, उसके बाद जो पंखे हैं वो उनकी एनर्जी निकालूंगा, पंखों के बाद मैं टीवी की एनर्जी निकालूंगा और फिर मैं निकालूंगा अपनी आयरन की एनर्जी। सबकी एनर्जीज को निकाल के कर दूंगा मैं जमा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी टोटल एनर्जी आ जाएगी एक दिन की, कि एक दिन में ये सारे कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। बाद में मैं यूँ करूँगा कि अपनी एनर्जी को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 30 दिन की एनर्जी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप देखिए उसने लिखा हुआ है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ 4, कि बिजली का जो बिल है, मतलब कि बिजली के यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, 4 है, यानी कि 4 रुपये का एक यूनिट है। तो आप बताएं कि उसके मंथली एक्सपेंडिचर कितने होंगे बिजली के, मतलब महीने का बिल कितना होगा। तो हमने ये 30 दिन की एनर्जी निकाली कि 30 दिन में कितनी एनर्जी यूज़ होगी। जितनी भी एनर्जी आई होगी हम उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई ना, पूरे महीने में इतनी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एक एनर्जी की प्राइस कितनी है, 4। एक एनर्जी का मतलब है कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 4। सेम ही बात है। तो एक यूनिट 4 रुपये का है, तो टोटल यूनिट हमने ये निकाले हुए हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास पूरे महीने का क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो सारा काम है मैं जो करने वाला हूँ। पहले मैं हर एक की एनर्जी मालूम करूँगा और फिर हम उसका बिल निकालेंगे कि महीने का कितना बिल आएगा। तो अब अपने डाटा को लिख लेते हैं। डाटा आपने बहुत ध्यान से लिखना है और बड़े साफ तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले उसने मुझे दिए थे 10 बल्ब। ठीक है, वो कहता है 10 बल्ब ऑफ 60 वाट, 10 बल्ब हैं 60 वाट के। तो मैं लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ बल्ब मेरे पास कितने हैं, 10 है, और हर एक की पावर कितनी है, 60 है, और वो कितनी देर चलते हैं, 5 आवर चलते हैं रोज़ाना, 5 घंटे चलते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, कितने टाइम चलते हैं वो, 5 घंटे डेली चलते हैं। तो ये मैंने पहले वाले का डाटा लिख लिया। अब बी में वो कहता है 4 फैन ऑफ 75 वाट, कि 4 पंखे हैं 75 वाट के। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ फैंस कितने हैं, 4, और उनकी पावर कितनी है, 75 वाट की। ठीक है, और वो कितनी देर चलते हैं, 10 आवर्स डेली, 10 घंटे रोज़ाना चलते हैं। तो टाइम आ गया ये मेरे पास 10 आवर्स। ये बी भी हो गया। अब सी की बात करते हैं। वो लिखा हुआ है 1 टीवी ऑफ 100 वाट, के एक टीवी है और 100 वाट का है। तो ये मेरे पास अब क्या आ गया, नंबर ऑफ टीवी है मेरे पास एक, और उसकी पावर कितनी है, 100 वाट है। कितनी देर चलता है टीवी, 5 घंटे चलता है। तो टाइम मेरे पास आ गया यहाँ पे 5 आवर्स। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। डी में लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वाट, के इलेक्ट्रिक आयरन है अब आपके पास। तो नंबर ऑफ आयरन कितनी है, एक, और कितनी इसकी पावर है, 1000 वाट है। विच इज़ यूज फॉर 2 आवर डेली, जो कि 2 घंटे रोजाना यूज़ होती है। तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, 2 आवर्स आ गया। देखें, ये मैंने अपना हर एक पॉइंट का डाटा लिख लिया। आपने भी ऐसे ही लिख लेना साफ़ सुथरे तरीके से।
अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बेसिकली मेरा क्या है, फाइंड, बल्कि हमने पहले फाइंड लिख लेते हैं कि हमने मालूम क्या करना है। फाइंड में ये करना है कि मंथली एक्सपेंडिचर कितने होंगे, महीने का खर्चा कितना होगा मेरा, ये मैंने मालूम करना है। तो देखते हैं, तो आते हैं अपने सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था मैं पहले हर एक की एनर्जी मालूम करूँगा कि हर एक चीज़ एनर्जी कितनी यूज़ कर रही है एक दिन में। पहले एक दिन की निकालूंगा, बाद में 30 दिन की निकालूंगा। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ अपने बल्ब की कि बल्ब कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने सॉल्यूशन में लिखता हूँ कि ये ए वाले का है, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 10 हैं। उसके लिए अब मैं एनर्जी निकालने लगा हूँ बल्बों के लिए। अब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला अच्छे से देख लें। इसकी एनर्जी को मैं E1 कह देता हूँ। फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि जो टाइम है आपने उसे मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ और उसको डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, बल्ब की एनर्जी आ जाएगी। लेकिन बल्ब कितने हैं, मेरे पास 10 हैं, तो इसलिए मुझे सारे को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा नंबर ऑफ बल्ब कह लें, जितने भी नंबर्स होंगे बल्ब उनके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू टाइम, कितनी देर बल्ब चलते हैं देखते हैं जी। बल्ब का टाइम है 5 घंटे, बल्ब का टाइम था 5 घंटे, मल्टीप्लाई पावर कितनी है बल्ब की पावर है 75 वाट। तो इसकी पावर आ गई 75 वाट डिवाइडेड बाय 1000। और नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 10 है, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 10। अब आप इसको अगर सोल्व करें तो सोल्व आप यूं भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर ना पावर 75 नहीं है, 60 है। ठीक है, यहाँ पर पावर कितनी है मेरे पास, 60 है, देख सकते हैं। अभी बल्ब की बात हो रही थी ना, तो ये है बल्ब की पावर कितनी आ गई, 60, तो वहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें, आप सिंपल कर सकते हैं। देखें, ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, एक इस वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो चला गया। अब सिर्फ क्या रह गया, नीचे 10 रह गया और ऊपर 5 और 6 रह गए। 5 6 क्या होता है, 30। 30 को डिवाइड करेंगे आप 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरे पास एनर्जी आ गई 3। अब ये जो एनर्जी है ये किस में आती है, किलो वाट आवर में आती है। ठीक है, ये पहले बल्ब की आ गई मेरे पास एनर्जी, ये बल्बों की एनर्जी आ गई, 10 बल्बों की। एक एनर्जी तो मैंने कर ली मालूम। अब मैं इनकी भी एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ, बाकी चीज़ों की सेम यही तरीका है उनकी भी एनर्जी फाइंड करने का। तो अब मैं फाइंड करता हूँ अपने फ़ैन की, यानी कि पंखों की एनर्जी। जी हाँ, अब मैंने पंखों की एनर्जी फाइंड करनी है फैंस की, तो अब मैं यहाँ पे वो करूँगा। तो मैंने लिख लिया एनर्जी ऑफ फैंस, वो फाइंड करते हैं। एनर्जी फाइंड करने का तरीका वही है कि इस बार इसकी एनर्जी को मैं E2 कह देता हूँ। तरीकेकार क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है टाइम को पावर के साथ और डिवाइड करना होता है 1000 के साथ। ठीक है, यही एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फैंस भी आएंगे कि कितने नंबर ऑफ फैन है। पंखे मेरे पास चूंकि 4 यूज़ हो रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे डाटा पे देखते हैं नंबर ऑफ फैन कितने, 4। तो इसको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा मुझे नंबर ऑफ फैंस के साथ। अगर सिंपल ये अंदर वाला फॉर्मूला होता तो वो फिर सिर्फ एक पंखे की आएगी मेरे पास। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा पंखे हैं, तो मुझे फिर जितने भी नंबर्स होंगे पंखों के उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। वैल्यूज कर देते हैं पुट। तो E2 इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है पंखों को, पंखे चल रहे हैं मेरे 10 घंटे, तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई पावर कितनी है, इनकी पावर है 75, तो पावर की जगह 75 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फैंस, कितने हैं नंबर ऑफ फैंस, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इनको अब आप कर लें सोल्व कैलकुलेटर की मदद से। आपने करना क्या है, 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 75 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना और फिर अपने पूरे आंसर को 1000 पे डिवाइड कर लेना है। तो मतलब पहले शुरू वाली तीनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उससे 1000 पे डिवाइड करना, तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। तो E2 मेरे पास एनर्जी आएगी इसको सोल्व करने के बाद 3 के वाट की आएगी। जी हाँ, कितनी आ जाएगी, 3 के वाट की। तो 3 के किलो वाट आवर, मतलब कि 3 आएगा ना,
जब मैं सारे को सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3, और ये जो एनर्जी है वो किस में होती है, किलो वाट आवर में, तो साथ में आ जाएगा किलो वाट आवर। ले जी, ये मेरे पास एनर्जी आ गई, मेरी पंखों की एनर्जी, फैंस की भी एनर्जी आ गई। तो पहले मैंने किसकी मालूम की थी, बल्ब की, अब मैंने किसकी मालूम की है, पंखे की। अब सेम इसी तरीके से मैं एनर्जी फाइंड करूंगा इन दोनों के भी, टीवी की भी और आयरन की भी। तो करते हैं जी, अब यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ आयरन की एनर्जी, बल्कि आयरन की नहीं, अभी पहले हम फाइंड करेंगे अपने टीवी की एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है, बाद में आयरन है तो पहले टीवी की करेंगे हम। तो यहाँ मैंने लिख लिया एनर्जी ऑफ टीवी, टीवी की एनर्जी, तो सेम वही, अब टीवी की एनर्जी को मैं E3 कह देता हूँ। निकालने का तरीका वही है कि टाइम मल्टीप्लाई जितनी उसकी पावर होती है डिवाइडेड बाय 1000, और इस सारे को मल्टीप्लाई करवा दो जितनी उसकी तादाद हो, ठीक है, जितने वो नंबर्स में हो। तो E3 इज इक्वल टू टाइम, मेरा पास कितने टाइम चल रहा है, टीवी चल रहा है मेरा 5 घंटे, तो टाइम की जगह आ जाएगा 5, टाइम की जगह आएगा 5 मल्टीप्लाई, टीवी की जो पावर है वो है 100, तो पावर की जगह आ गया 100 डिवाइडेड बाय मेरा 1000, और नंबर ऑफ टीवी कितने, एक ही है ना, टीवी तो एक ही था मेरे पास, तो 1 ही रहेगा। अब आप इसको सोल्व कर लें। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करना इसको बड़ा आसान है, देखिए 2 0 से चले गए मेरे ये 2 0, नीचे क्या रहेगा 10, तो 5 जब 10 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और 0.51 से मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी वापस, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 0.5। अब ये एनर्जी किस में आई है, किलो वाट आवर में आई है, ठीक है, तो मेरी ये एनर्जी आ गई किलो वाट आवर वाली। तो मैंने अपने टीवी की भी एनर्जी निकाली कि वो कितनी एक दिन में एनर्जी यूज़ कर रहा है। अब एक चीज़ रह गया सिर्फ आयरन, ठीक है, इस्त्री रह गया, तो आयरन की भी एनर्जी इसी तरीके से निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी अब आयरन की एनर्जी को निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी, आयरन की एनर्जी को E4 कह देते हैं, और वो है मेरे पास, उसका भी यही फॉर्मूला होगा, टाइम मल्टीप्लाई पावर डिवाइडेड बाय 1000, और मल्टीप्लाई करवा दो जितनी इस्त्री हैं, तो इस्त्री 1 है ना, अभी मतलब कि मैं सिंपल n ही लिखूंगा, नंबर ऑफ इस्त्री उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो E4 इज इक्वल टू, टाइम कितना था इस्त्री के लिए, हमारा आयरन के लिए टाइम लग रहा था मेरा 2 घंटे, तो टाइम की जगह आ गया 2 मल्टीप्लाई पावर कितनी थी, कितनी पावर थी, 1000 वाट की थी इस्त्री, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1000 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब नंबर जितनी तादाद में वो होंगी, इस्त्री कितनी है, एक ही है ना इस्त्री, एक आयरन है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपने सारे को सोल्व करना, ये भी इजीली हो जाएगा, देखें 1000 के साथ 1000 ही कैंसिल हो गया, नहीं सिर्फ क्या रहेगा 2 रह गया, अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो E4 मेरा आ गया 2 आ गया। अब ये भी एनर्जी किस में आई है, किलो वाट आवर में आई है, तो मैंने अभी तक हर एक डिवाइस की एक एक दिन की एनर्जी निकाल दी है कि वो सारी डिवाइसेस एक दिन में कितनी एनर्जी यूज़ कर रही हैं। तो अब मैं यूँ करूँगा कि मैं हर एक की एनर्जी को अपना इकट्ठा कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि टोटल एनर्जी कितनी लग रही है, हर एक एनर्जी डाल के मेरे महीने में कितनी एनर्जी लग रही है, तो मैं अब वो निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ टोटल एनर्जी इन अ मंथ, के एक महीने में कितनी मेरी एनर्जी लगी, तो उसे मैं अब सिंपल E कह देता हूँ टोटल एनर्जी को, वो किसके बराबर होगी, पहले की एनर्जी, दूसरी एनर्जी, फिर तीसरी डिवाइस की एनर्जी, और फिर चौथी डिवाइस की एनर्जी, सब डिवाइसेस की एनर्जी को आप कर ले जमा और उसको मल्टीप्लाई करवा दे 30 के साथ, तो वो पूरे महीने का आपके पास आ जाएगा कि पूरे महीने में कितनी एनर्जी आपकी लगी। तो फर्स्ट डिवाइस की एनर्जी को देखते हैं हमने फर्स्ट डिवाइस की एनर्जी निकाली थी 3, ठीक है, और उसके बाद वाले की एनर्जी देखते हैं, उसके बाद भी 3 आया था, और उसके बाद 0.5 और देन फिर 2, तो 3 फिर 0.5 और फिर 2, ठीक है। अब मैं इकट्ठी लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़। तो पहली मेरे पास थी 3, दूसरी डिवाइस की भी एनर्जी मेरे पास 3 थी, तीसरी की मेरे पास आई थी 0.5, और चौथी डिवाइस की मेरे पास एनर्जी आई थी 2, ठीक है।
और मल्टीप्लाई 30। अब आप इन सब को जमा करें और जो भी आंसर आएगा उसको आप 30 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 255। ठीक है, 255 आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी कि पूरे महीने में कितनी लग रही है। अब ये एनर्जी का यूनिट क्या आएगा साथ में, किलोवाट आवर, क्योंकि हम सारी एनर्जी किस में निकाल रहे हैं, किलोवाट आवर में निकाल रहे हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया मेरी महीने में इतनी एनर्जी लग रही है, इतनी एनर्जी लग रही है, या इतने किलोवाट आवर एनर्जी लग रही है, या सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो ये मेरी महीने में इतने यूनिट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 255 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे। ठीक है, तो अब हम बिल निकाल लेते हैं कि हमें इनका खर्चा कितना पड़ेगा, महीने का बिल कितना आएगा, अब वो निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि महीने में मेरा कितना खर्चा आएगा बिजली का। तो लिखते हैं जी, महीने का खर्चा निकालने का तरीका यह है कि जितने पूरे महीने में मेरे यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो वो क्या था, वो 255 थे। जितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं या जितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, तो मैं लिख देता हूँ जितनी पूरे महीने की एनर्जी थी या यूनिट से, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने एक यूनिट की प्राइस थी। एक यूनिट मेरा 4 रुपये का था, शुरू में उसने बता दिया था। ठीक है, तो महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल हुए मेरे, 255। ठीक है, ये एनर्जी भी है, ये यूनिट भी है, दोनों चीज़ें आप इसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरे कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, 255। एक यूनिट मेरा 4 रुपये का है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1020। ठीक है, 1020 रुपये मेरा महीने का आएगा बिल। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर आ गए मेरे, यही मेरा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि ये हमने कैसे निकाले मंथली एक्सपेंडिचर, महीने का बिल कैसे निकाला। इसी तरह ही आप अपने घर का भी निकाल सकते हो, किसी भी डिवाइस का। ओके, लेकिन आपने यहाँ पे 4 रुपये यूनिट लिखे हैं ना, अब 4 रुपये यूनिट नहीं है, अब प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, तकरीबन 25 रुपये हो गई है। आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर देख सकते हैं कि मौजूदा कितनी प्राइस चल रही है यूनिट की, आप उतनी प्राइस लिखें और उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो फिर आपके पास आपका बिल सही आ जाएगा। तो आप खुद भी ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपने बस इसे ना नीट एंड क्लीन करके साफ़ सुथरा लिखना, फिर आपका बिल्कुल ठीक ठीक होता रहेगा। तो यहाँ तक हमारे हो गए न्यूमेरिकल्स 9। तो इसके बाद मूव करते हैं अपने 10th न्यूमेरिकल की तरफ। आपके सामने आपका 10th न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है आ 100 वाट लैम्प बल्ब, के एक 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, एंड 4K वाट वाटर हीटर, और एक 4000 के का मतलब 1000 भी होता है, और एक 4000 वाट का पानी का हीटर है, आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई, और आपने इन दोनों को 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है। तो मुझे उसने क्या दे दिया हुआ, पहले उसने एक लैंप की मुझे पावर दिया, तो लैंप की पावर को मैं P1 कह देता हूँ, वो है मेरे पास 100 वाट। ठीक है, नेक्स्ट उसने मुझे पानी के हीटर की पावर दी हुई है, तो पानी के हीटर की पावर कितनी थी, 4000 या 4K वाट, तो उसके हीटर की पावर को मैंने कह दिया 4K वाट। और के क्या होता है आपके पास, 1000 होता है ना, तो आप उसकी जगह 1000 लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4000 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हो गया मेरे पास। नेक्स्ट अब जो फाइंड करना है वो उसने नीचे लिखा हुआ है, तो फाइंड वाले हिस्से में लिखते हैं जो फाइंड करना है। ए पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट, नहीं हाँ, ए में वो कहता है द करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लाइंस। आपने ये कैलकुलेट करना है कि हर एक अप्लाइंस में से कितना करंट गुजरता है। तो ए वाले पार्ट में क्या करना है, मैंने करंट फाइंड करना है हर एक का। तो मैं लैंप का भी करंट फाइंड करूँगा, उसे मैं I1 कह देता हूँ, और उसके बाद मैं हीटर का भी करंट फाइंड करूँगा, उसे मैं I2 कह देता हूँ। ठीक है, देखते हैं बी में वो क्या कहता है। बी में वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लाइंस व्हेन इन यूज़, कि आपने अब ये भी मालूम करना है कि हर एक अप्लाइंस की रेजिस्टेंस कितनी होगी जब आप उस अप्लाइंस को यूज़ करेंगे। तो बी वाले हिस्से में मैंने हर एक अप्लाइंस की रेजिस्टेंस को मालूम करना है, पहली अप्लाइंस की रेजिस्टेंस भी और दूसरी अप्लाइंस की रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है। तो डाटा लिख लिया हम। अब मैं आता हूँ अपने सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले मैं अपने लैंप के लिए, जो मेरे पास लैंप था, मैं अपने लैंप के लिए चीज़ें मालूम करूँगा। उसके बाद मैं अपने वाटर हीटर के लिए जो जो चीज़ें उसने कही हैं वो मैं मालूम करूँगा। तो सबसे पहले मैं लैंप के लिए फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
फॉर लैम्प। अभी मैं काम करूँगा अपने लैंप के लिए। तो मुझे क्या मालूम करना है, मुझे एक करंट मालूम करना और एक रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो करंट पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें जैसा कि पता है पावर किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू वी आई के। ठीक है, तो अभी लैंप के लिए हमने 1 यूज़ किया था। देखें लैंप की पावर क्या थी, 100 वाट। तो लैंप की पावर को P1 कहा मैंने, इसी तरह लैंप के करंट को I1 कह दिया। तो लैंप के लिए हम 1 यूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला भी अभी लैंप के लिए मैंने लिखा, तो इसके साथ भी P1 V1 और I1 लिख दूंगा। ठीक है, V के साथ आप 1 ना लिखें क्योंकि वोल्टेज हमारे चेंज ही नहीं हो रहे, वोल्टेज तो सेम है। देखें वोल्टेज उसने मुझे दे दिए हुए थे 250 वोल्ट। तो गिवन डाटा में भी आपको वैसे ये लिखना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। वोल्टेज कितने हैं, 250, 250 वोल्ट है मेरे पास। तो मैंने डाटा में भी लिख लिया। तो वोल्टेज दोनों की दफ़ा सेम ही है, तो वोल्टेज के साथ भी 1 2 ना ही लिखें तो बेहतर है, तो मैं नहीं लिखता। फॉर्मूला आपके सामने है, P इज इक्वल टू वी आई। आपने क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। तो इजीली आप कर पाओगे क्योंकि पावर का भी आपको पता क्या है और वोल्टेज का भी पता है, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो लैंप की पावर कितनी थी, लैंप की पावर उसने दी हुई है 100। तो लैंप की पावर आ गई मेरे पास 100 और वोल्टेज कितने मेरे पास, वोल्टेज हैं 250। तो वोल्टेज आ गया मेरे पास 250। यहाँ पे मेरा करंट I1। अब 250 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 100 के नीचे हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे रह जाएगा मेरा करंट। इन दोनों को आप डिवाइड करें तो डिवाइड करके आंसर आएगा 0.4। ये आ गया आपका करंट। अब ये करंट का यूनिट भी लिखना है साथ में, एम्पेयर। लीजिए ये तो मेरे पास लैंप का करंट आ चुका है। और मैं अब लैंप की रेजिस्टेंस भी मालूम कर लेता हूँ, R1 लैंप की रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए अब मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँगा, हमें पता है कि जैसे कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, हमने ये फार्मूला पढ़ा होगा ना, V इज इक्वल टू IR। अभी मैं यही फार्मूला यूज़ करूँगा। तो लैंप के लिए आपके पास I के साथ भी 1 आएगा, R के साथ भी 1 आएगा, V के साथ 1 नहीं आएगा, पहले ही बता दिया, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम है। हर दफ़ा हर अप्लायंस को वोल्टेज सेम मिल रहे हैं, तो V के साथ भी 1 2 नहीं लिखते हम। इस फॉर्मूले से मैं अपनी रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे वोल्टेज का भी पता है और करंट का भी पता है। यहाँ से करंट लिख लूँगा मैं, वोल्टेज उसने दिए हुए हैं, तो रेजिस्टेंस मैं इजीली कर सकता हूँ मालूम। तो वैल्यूज पुट कर दे, वोल्टेज मेरे पास है 250, करंट हमने अभी अभी निकाला 0.4 और R1 हमारी एज इट इज़। अब 0.4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं कि 250 था ना, इधर डिवाइड हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा R1, इसकी रेजिस्टेंस R1। ठीक है, देखें ये इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, मेरे पास आ गया R1। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 625। लें जी, ये आ गई रेजिस्टेंस और साथ में क्या आएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट, उसे हम कहते हैं ओहम। ठीक हो गया। तो मैंने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली अपनी, लैंप के लिए करंट भी कर लिया और रेजिस्टेंस भी कर ली। अब मैं अपने दूसरे केस पे आऊँगा, वाटर हीटर पर। वाटर हीटर के लिए अब ये दोनों चीज़ें फाइंड करूँगा मैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर वाटर हीटर, यहाँ पे लिखा था फॉर लैंप, अब मैं लिखूँगा फॉर वाटर हीटर। अब वाटर हीटर के लिए हम दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सेम यही तरीका यूज़ करूँगा। वाटर हीटर के लिए मैंने सबसे पहले करंट मालूम करने है, तो मैं इसके में भी पावर का फॉर्मूला यूज़ करके करंट फाइंड करूँगा। जैसे कि मुझे पता है पावर किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू वी आई। तो हीटर के लिए 2 यूज़ कर रहे थे हम, तो वोल्टेज के साथ 2 नहीं आएगा, वोल्टेज सेम है, तो सिर्फ करंट के साथ 2 आएगा। वैल्यूज पुट कर दें, इसकी हीटर की पावर कितनी थी हमारे पास, वो थी 4000। तो हीटर की पावर आ गई मेरे पास 4000, वोल्टेज मेरे पास थे 250
और करंट हमने करना है मालूम, तो करंट इधर ही रहा, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आगे होगी डिवाइड, तो फिर 4000 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू करंट आ गया। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, और यहाँ पे आ गया मेरा करंट। अब करंट का यूनिट भी लिखूंगा साथ में एम्पेयर, तो 16 एम्पेयर जितना करंट गुजरेगा मेरा वाटर हीटर में से, तो करंट भी आ गया मेरे पास। ठीक है, देखिए करंट भी हमने कर लिया मालूम। अब क्या रह गया इसकी, सिर्फ रेजिस्टेंस, वो भी सेम जैसे इसकी फाइंड किया उसी तरह इसकी भी करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है V किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू आई आर। अब हीटर के लिए तो I2R2 और V के साथ 2 नहीं आएगा क्योंकि वोल्टेज हर दफ़ा सेम है। वैल्यूज पुट करते हैं, वोल्टेज है मेरे पास 250, करंट कितना गुजरा है हीटर में से अभी अभी निकाला 16, और हीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो R2 एज इट इज़। अब यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 250 के नीचे आके 16 हो गए डिवाइड। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.625। ये आ गई आपकी रेजिस्टेंस, साथ में उसका यूनिट ओम। तो ये मैंने अपने वाटर हीटर की रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ली, जो जो उसने कहा था सारा कुछ कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हमने ये सारा कुछ कैसे फाइंड किया। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, और फिर लाइक भी करके शेयर भी करें दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मूव करते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ। तो आपके सामने आपका आखिरी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 11। इसमें लिखा हुआ है A resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt। कि एक रजिस्टर है 5.6 ओम वाला, और उसको आपने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, और बैटरी का वोल्टेज कितने हैं, 3 वोल्ट है। आगे लिखा बाय मीन्स ऑफ अ वायर ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। क्या आपने इस रजिस्टर को तारों के ज़रिए जोड़ा है, और उन तारों की जो अपनी रेजिस्टेंस है ना वो कुछ भी नहीं है, वो निग्लिजिबल है, मतलब कि आप उसको इग्नोर करें, वो है ही नहीं, समझे। आगे है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रजिस्टर, और उस रजिस्टर में से करंट कितना गुजरा है, 0.5 एम्पेयर का। तो आप ये वाली चीज़ें मालूम करें। तो पहले जो जो उसने दिया ना, इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या बनता है हमारे पास। तो मेरे पास एक क्या है, रजिस्टर है, मैं इस रजिस्टर को जोड़ देता हूँ वायर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। तो ये मैंने इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये प्लस माइनस बैटरी आ गई मेरी। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर की, उससे मैं कह देता हूँ आर, और वो उसने दी हुई है कितनी है, 5.6 ओम। 5.6 ओम इसकी आ गई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो बैटरी थी ये कितने वोल्ट की थी, बैटरी थी मेरी 3 वोल्ट की, तो बैटरी के वोल्टेज आ गए 3 वोल्ट। और ये जो तारें हैं, इन तारों की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये निग्लिजिबल है, लेकिन इसमें से जो करंट गुजरा है, वो जो करंट है वो कितना है, करंट है 0.5 एम्पेयर का, 0.5 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है इसके अंदर से। अब मैंने मालूम क्या करना है वो पढ़ते हैं। नंबर 1 में वो कहता है पावर डिसिपेटेड इन दी रजिस्टर। आप बताएं कि रजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होगी, कितनी पावर रेजिस्टेंस में ज़ाया होगी, या फिर पावर में से जब ये जो रजिस्टर में से जब करंट गुजरेगा तो कितनी पावर ज़ाया होगी। ठीक है, मतलब यही है इसका, कितनी पावर ज़ाया होगी। और सेकंड में वो कहता है टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, कि बैटरी ने कितनी पावर प्रोड्यूस की। ठीक है, बैटरी ने कितनी पावर बनाई और कितनी पावर इसके अंदर में से गुजरी, आपने ये दो पावर्स फाइंड करनी है। थर्ड में वो कहता है गिव द रीज़न ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़, और आपने ये बताना है कि इनमें से कितनी इनमें इन दोनों की पावर्स में जो फ़र्क आएगा वो क्यों आएगा, ये आपने बताना है। ठीक है, तो मैं अब
अपना डाटा लिख लेता हूँ एक बार। तो एक तो उसने मुझे दे दी हुई इसकी रेजिस्टेंस, वो थी मेरे पास 5.6 ओहम की। दूसरा उसने मुझे दी हुई थी बैटरी के वोल्टेज, वो थे मेरे पास 3 वोल्ट। थर्ड उसने मुझे चीज़ दी हुई थी जो इसमें से करंट गुजरा, करंट इसमें से गुजरा है 0.5 एम्पेयर का। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी थी उसने, ये तीनों हमने लिख ली। अब आते हैं अपने फाइंड के ऊपर। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करनी है पावर। सबसे पहले मैं पावर फाइंड करूँगा कि इस रेजिस्टेंस में से कितनी पावर सर्फ होगी, कितनी ये पावर इस्तेमाल करेगा, या फिर आप कह लें कि इस रेजिस्टेंस की मैंने पावर फाइंड करनी है। तो इसकी पावर को मैं कह देता हूँ P1। सेकंड पर मैंने पावर फाइंड करनी है इस बैटरी की, कि बैटरी ने बेसिकली कितनी पावर प्रोड्यूस की, तो बैटरी की पावर मैं फाइंड करूँगा। थर्ड पे मैंने फाइंड करना है कि इन दोनों पावर्स में जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है, मैंने इसको ये भी बताना है। तो थर्ड पे मैंने बताना है डिफरेंस, कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिफरेंस इन पावर्स क्यों आ रहा है, ये भी मैंने उसको बताना है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले मैंने किसकी पावर फाइंड करनी है, इस रजिस्टर की। तो उसे मैंने P1 कहा हुआ है, तो P1 इज इक्वल टू, पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I²R। ठीक है, अभी उसकी रजिस्टर की फाइंड करनी है, तो उसको हमने 1 कहा हुआ है, रजिस्टर की पावर को P1 कह देते हैं। देखिए रजिस्टर की पावर को P1 कहा हुआ था, तो बेहतर है कि आप ऊपर हेडिंग भी दे दें तो बेस्ट है। आप लिख दें पावर फॉर रजिस्टर, कि रजिस्टर के लिए जो पावर है हम वो फाइंड कर रहे हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज़ आप पुट कर दें। P1 इज इक्वल टू, करंट कितना गुजरा है, करंट है मेरे पास 0.5, करंट है 0.5, इसका स्केयर आ गया। रेजिस्टेंस उसने मुझे दी हुई है 5.6, तो इसकी रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास 5.6। तो 0.5 का स्केयर लिया तो मेरे पास आ गया 0.25 मल्टीप्लाई 5.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.4। ये आ गई मेरे पास पावर। पावर का यूनिट होता है वाट, तो वो भी लिखूंगा साथ में। नहीं जी, ये मेरे पास किसकी पावर आ गई, रजिस्टर की। अब मैं पावर फाइंड करूंगा उसकी बैटरी की। ठीक है, तो हेडिंग इधर भी दे दें, पावर फॉर बैटरी। तो अब बैटरी की पावर फाइंड करते हैं हम, सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो बैटरी की पावर को P2 कह दें, उसके लिए फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, बल्कि ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगा मैं। बैटरी की पावर के लिए मैं फॉर्मूला करूँगा P इज इक्वल टू VI। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ P इज इक्वल टू I²R, तो करंट तो चलो मुझे ठीक है पता है कि बैटरी का करंट कितना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता बैटरी की रेजिस्टेंस कितनी है। यहाँ पर उसने जो रेजिस्टेंस दी हुई थी ना, ये इसकी थी, रजिस्टर की थी, बैटरी की नहीं थी। तो ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं फिर अपना ये वाला पावर का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे दोनों वैल्यूज़ पता है। तो P2 इज इक्वल टू, वोल्टेज कितने हैं बैटरी के वोल्ट है मेरे पास 3, और करंट कितना गुजरा है जी, करंट है 5.6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करवा के आंसर आया मेरा, नहीं मेरे पास जो करंट है ना, करंट है मेरे पास 0.5, तो करंट है मेरे पास 0.5, तो यहाँ पे 0.5 आएगा। 0.5 है मेरा करंट, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 1.5। अब पावर का यूनिट वाट, तो इधर भी आएगा वाट। तो फ़र्क आया ना, देखिए बैटरी ने ज़्यादा पावर दी थी 1.5, और रजिस्टर की पावर कितनी है, सिर्फ 1.4। तो बीच में से कुछ पावर मेरी क्या होगी, ज़ाया होगी। तो वो डिफरेंस, वो जो ज़ाया हुई है वो क्यों हुई है, वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो सी में कह देता हूँ इसे, सी में मैं लिखता हूँ सम पावर इज लॉस्ट,
सम पावर इज लॉस्ट, कुछ पावर ज़ाया होगी। क्यों ज़ाया होगी? बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बाय इज लॉस्ट बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। देखें जी, ये जो मेरे पास बैटरी है ये करंट दे रही है, तो जितनी बैटरी की पावर है इसकी भी उतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में हमने जो तारें लगाई हुई हैं, हमने पहले कह दिया तारों की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फ़र्क आ रहा है इसकी पावर में। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बैटरी के अपने अंदर तो रेजिस्टेंस है ना, उसकी तारों के बीच में नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो है ना रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पावर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। देखें, हमने उसको ये भी बता दिया, आंसर भी निकाल दिए, सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं आपके। तो अगर आपको कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाजमी शेयर करें। अपनी बाकी प्लेलिस्टें भी हासिल कर सकते हैं आप, मैथ की भी, फिज़िक्स की भी और इन न्यूमेरिकल्स की भी। तो वो आपको कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार मैंने वीडियो को स्टार्ट पर बताया हुआ है। और बाकी इस चैप्टर की इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।